Hi friends, let's start the session with a positive thought. So today's thought is never complain about the difficulties in life because God always gave the hardest role to its best actor. So you are God's favorite actor. Okay, so let's start. Hi friends, welcome to my YouTube channel आपकी पाठशाला. आप सब कैसे हो? Hope you're doing well. So today we are going to see the topic that is geographical distribution and characteristics. Okay, and this is the last topic ऑफ आर प्री हिस्टोरिक टाइम्स. ओके, ये अलग सा पार्ट में होगा जिससे आपको बोर फील ना हो. छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है जिसमें आपको इजीली सब कुछ कवर भी हो जाए और आपको पता भी ना चले. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो अब अगर हम लोग जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आप सोचोगे अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो हमें जोग्राफी को क्यों जानना. कोई भी कंट्री का जोग्राफी बहुत ही हद तक अफेक्ट करता है उसके हिस्टोरिकल इवेंट्स को. तो इसीलिए हमें जोग्राफी के बारे में भी थोड़ा मोड़ा, उसके फीचर्स, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है. और खास करके इंडियन जोग्राफिकल फीचर्स बहुत ही हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं टू द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया. लेट्स स्टार्ट now. So Indian subcontinent is a well defined geographical unit, okay, and it is divided into three major regions. तीन major regions में divided है: the Himalayan mountains, the Indo-Gangetic plains and the southern peninsula. ठीक है, ये तीन major regions में Indian subcontinent को divide किया गया. अब हमारे Indian subcontinent में 5 countries आते हैं. ठीक है, Indian subcontinent माना ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही आएगा, ओके, बट इंडिया लार्जेस्ट है उसके सारे 5 कंट्रीज़ में, इसीलिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा गया है. बट इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान भी आता है. सबको पता है कि इंडिया कंप्राइजेस 28 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज. फर्स्ट कम्स आर हिमालयन माउंटेन्स. ठीक है, जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स है, इट्स माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स है. ओके, ये नॉर्थ ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है, हमारे नॉर्थ में सिचुएटेड है, बट एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट से लेके एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट तक पूरे हिमालयन माउंटेन्स ही है. ठीक है, जिसका लेंथ लगभग 2560 किलोमीटर्स है और उसका एवरेज ब्रेथ लगभग 240 to 320 किलोमीटर्स है. अब सारे हिमालयंस माउंटेन में जो सबसे हाईएस्ट पीक है, जो सबसे हाईएस्ट जिसकी चोटी है, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट. दिस इज़ अ वेरी फेमस, राइट. सो हाईएस्ट जो है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट है लगभग 8869 मीटर्स, एंड इट एक्ट्स एज अ नेचुरल वॉल. हिमालयन माउंटेन्स बोलो या माउंट एवरेस्ट बोलो, इट एक्ट्स एज अ नेचुरल वॉल. क्यों? क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री फ्रॉम द आर्टिक विंड्स. जो हमारे आर्टिक रीजन से, जो नॉर्दर्न पोल से जो ठंडे ठंडे हवाई आते हैं ना, फ्रॉम द कंट्री साइबेरिया एंड सेंट्रल एशिया से जो ठंडे कोल्ड विंड्स आते हैं, ठंडे कोल्ड विंड्स आते हैं साइबेरिया और सेंट्रल एशिया कंट्री से, उसको आने से रोकता है. इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर, इट एक्ट्स एज अ नेचुरल वॉल. वो और इसी की वजह से हमारा नॉर्दर्न इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बड़ा ही हद तक गर्म रहता है थ्रू आउट द ईयर. ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, मॉडरेट रहता है. और हिमालयन रीजन में इट्स इम्पॉसिबल टू गो इन विंटर बिकॉज इट्स हाईली इनहॉस्पिटेबल, ओके, एंड इट्स जनरली ऑलवेज कवर विथ स्नो. ओके, सो लेट मी आस्क यू दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लाइक कितने लोगों ने स्नोफॉल को एक्सपीरियंस किया है? सी, आई हैव गॉन टू मैनी प्लेसेस बट आई हैव नेवर सीन अ स्नोफॉल स्टिल एट द स्टेज ऑल्सो. सो कितने लोगों ने कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है ब्यूटीफुल स्नोफॉल वाला? सो कितने लोगों ने ये ब्यूटीफुल स्नोफॉल का एक्सपीरियंस किया है? डू राइट कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी डेफिनेटली हैप्पी टू रीड अबाउट दिस एंड आई विल बी डेफिनेटली हैप्पी टू इंटरेक्ट विथ यू गाइज. ओके, सो लेट्स बैक टू आवर टॉपिक एंड आवर टारगेट इज टू crack our exam, that is UPSC, right? So let's start. So let's back to our topic. जो हिमालयस है, जैसे मैंने ऊपर में भी कहा, राइट, कि इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर. बहुत ही सालों से, बहुत ही लंबे टाइम से इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर, ना कि सिर्फ कोल्ड विंड से जो कि साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से आती है, बल्कि फ्रॉम इन्वेशंस से भी. ठीक है, इन्वेशंस जो गलत तरीके से दूसरे कंट्री में आते हैं विदाउट एनी पास या इलीगली, दे आर नोन एज इन्वेशंस. या जो लोग दूसरे कंट्री को हमला करते हैं फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ देयर रूल, वो लोग को भी इन्वेशंस कहेंगे. इमिग्रेट्स मतलब जो इलीगली जो लोग आते हैं, जिसको हम घुसपैठिया कहते हैं, ये सारे लोग से बचाने के लिए है हमेशा से हिमालयंस एक नेचुरल बैरियर की तरह है, क्योंकि इसको पार करके आना बहुत ही मुश्किल है. बट कुछ माउंटेन्स हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जैसे कि खाइबर, बोलन, खुराम, गोमल, ये सारे जो नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स है, इसको पास करना बड़ा इजी होता है और इसी रूट्स के थ्रू से बहुत जन इंडिया में आ जाते हैं. और ये जो पासेस है, ये कहाँ कहाँ रेंजेस में है? हिंदुकुश, सुलेमान और केदार रेंजेस में ये 4 माउंटेन्स बिलोंग करते हैं. सो प्री हिस्टोरिक टाइम्स, मतलब सिर्फ आज के टाइम पे ही नहीं, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, पुराने से पुराने टाइम पहले से ही लोग यहाँ इस रूट्स को यूज़ करते हैं टू गेट एंट्री. ठीक है,
और इसी रूट्स को यूज़ करके उन लोग इंडिया पहुंच जाते हैं इन अ इलीगल और विदाउट परमिशन आप बोलो तो। उसमें से कुछ इंडो आर्यंस है, इंडो ग्रीक्स है, पार्थियन, सखास, कुशानास, हुनास, टर्क्स, ये सारे इंडिया में जो एंटर किए हैं थ्रू दिस पासेस ओनली, थ्रू दिस रूट्स ओनली, ठीक है। इसमें से एक बहुत एक इंपॉर्टेंट रूट है दैट इज नोन एज स्वेद वैली, और इसी रूट से अलेक्जेंडर ऑफ मैक्सिडोन जो थे वो ये रूट यूज़ करके इंडिया आए थे, ठीक है, ऑफकोर्स अपने आर्मीज़ के साथ टू रूल दिस कंट्री। बहुत सारे लोग अपने आर्मीज़ को लेके आते हैं टू रूल दिस कंट्री, और बहुत जन मिशनरीज आते हैं लाइक अपने रिलीजियन बिलीव्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी लोग ये रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत जन मर्चेंट्स लोग जो ट्रेड करते हैं उन लोग भी ये रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको ईजीली कोई रुकावट के बिना उन लोग पास हो सके। हालांकि सिक्योरिटी होता है, आज के दिन में है, बट पहले टाइम पे नहीं हुआ करता था। और इसी वजह से हमारा ट्रेडिंग भी बढ़ता गया, और एक कल्चरल जो कॉन्टैक्ट है बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया के लोगों का वो भी बढ़ता गया, ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज कश्मीर के नॉर्थ पे आता है, ठीक है। ये भी एक हिमालयन माउंटेन्स का ही एक पार्ट है, और यहाँ पे वर्ल्ड का सेकेंड हाइएस्ट पीक सिचुएटेड है दैट इज़ माउंट गोडविन अस्टन, ठीक है। और ये कम्प्लीटली स्नो से कवर रहता है इन द विंटर सीजन में, और इसके थ्रू से एक हाईवे भी बनाया गया है इस रेंज में। इस हाईवे भी बनाया गया है, उसको भी काराकोरम हाईवे कहा गया है, और वहाँ से जो और उस काराकोरम हाईवे को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट किया है वाया गिलेट, बट ये रूट लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं, ओके। अब जो कश्मीर के जो वैलीज़ है ना वो भी बहुत सारे हाई माउंटेन से कवर्ड है, सराउंडेड है, और लोग इसके थ्रू से भी रूट्स बना देते हैं, और ये सारे पासेस से भी उन लोग कश्मीर को क्रॉस करके इंडिया तक आ जाते हैं। जो कश्मीर वैली है इट्स नोन फॉर इट्स यूनिक ट्रेडिशन एंड कल्चर। मीन्स कश्मीर वैली में एक अलग ही कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू सी, विच इज़ वेरी यूनिक, ठीक है। और एकदम फुट ऑफ द हिमालयाज़ में नेपाल पड़ता है, और वहाँ तक पहुँचना भी बड़ा ईजी होता है थ्रू गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है। थ्रू गैंगेटिक प्लेन्स के रास्ते से बहुत सारे पासेस निकल जाते हैं, और उस पासेस को यूज़ करके जिसको नेपाल तक पहुँचना है वो नेपाल भी पहुँच जाते हैं, ठीक है। सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बेसिकली, अगर इसको हम पॉजिटिव वे में लेके चले तो पॉजिटिव, नेगेटिव वे में चले तो नेगेटिव। तो मतलब कंक्लूजन ये है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एंड यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली क्रैक योर UPSC CSC examination. So all the very very best for that. Hope so you crack it in this year only. Okay, so good luck. So एकदम ईस्ट की तरफ हिमालयन एक्सटेंड कहाँ तक होता है? असम तक, ठीक है। और उस रीजन में जो इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स है वो है पटकोई, नगई, खुशहाई रेंजेस, ठीक है, जो कि हाईली कवर्ड है विथ थिक फॉरेस्ट, मतलब बहुत ही घने जंगल है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे बहुत ही अच्छे बारिश होती है, ठीक है, ड्यू टू हैवी रेन्स, एंड इट्स ऑल्सो रिमेन इनहॉस्पिटेबल एंड इट्स ऑल्सो रिमेन आइसोलेटेड, मतलब बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस है। लोग यहाँ से बहुत कम आते जाते हैं क्योंकि इसको क्रॉस करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इट्स वेरी वेरी डेंजरस, तो इसीलिए इस रूट से कोई नहीं आता है। सो दैट्स इट अबाउट द हिमालयन माउंटेन्स। सो नेक्स्ट कम आर द इंडो गैंगेटिक प्लेन। सो जो हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन है बेसिकली इट्स अ प्लेन, राइट, जो कि बहुत ही फर्टाइल है। इट्स द मोस्ट फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव लैंड इन इंडिया, ओके। क्यों? क्योंकि इसको डायरेक्टली कहाँ से पानी मिलता है? फ्रॉम द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर दैट इज़ गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र, जिसकी वजह से बहुत फर्टाइल रहता है बिकॉज ऑफ द एलुवियल सॉइल, ठीक है, जो कि ये नदियाँ द गंगा, द इंदस, द ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरीज बहते हुए ये सारे एलुवियल सॉइल आके डिपॉजिट करते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन में, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, ज़्यादा फर्टाइल हो पाता है। सो जो हमारा इंदस रिवर है वो हिमालयन के बियॉन्ड, ठीक है, मतलब हिमालय के पीछे की तरफ से राइज होता है, और उसके जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है, जो छोटे छोटे नदियाँ हैं जो उससे कनेक्टेड है, वो है द मेन ट्रिब्यूटरीज जो है दैट इज़ झेलम, चिनाब, रवि, सुतलज एंड बीस, ठीक है। और ये 5 रिवर्स के वजह से जो सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड होता है ना, जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, दैट इज़ द पंजाब प्लेन्स, ठीक है। पंजाब की मिट्टियों में ये सारे इंदस रिवर सिस्टम के पानी पहुँचता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। बेसिकली पंजाब का मतलब ही होता है द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है, दैट इज़ झेलम, चिनाब, रवि, सुतलज एंड बीस, ओके। सो ये सब आपको याद रहना चाहिए, कहाँ से आता है, उसके कितने ट्रिब्यूटरीज है, कौन कौन से उसके मेन ट्रिब्यूटरीज है, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट, ये सब आपको याद होना चाहिए। इसके लिए आप कुछ कोड वर्ड यूज़ करिए या कैसे भी याद करिए, बट जैसे भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी आपको जिस तरीके से भी आपको याद होता हो याद कीजिए।
सो जो हमारा थार डेजर्ट है और जो अरावली हिल्स है वो इंडस और गैंगेटिक प्लेन्स के इन बिटवीन में सिचुएटेड है, ठीक है, बीचों बीच में। और यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जो हाईएस्ट माउंटेन रीजन है इन द अरावली हिल्स में, दैट इज़ नोन एज माउंट आबू, ठीक है। आई हैव गॉन टू माउंट आबू एंड इट्स ब्यूटिफुल। सो जो गंगा है वो एकदम डायरेक्ट हिमालय से राइज होता है। पहले वो साउथ की तरफ फ्लो होता है एंड देन इट मूव टू द ईस्ट, ठीक है। उसके एकदम ऑलमोस्ट पैरेलल में ही यमुना नदी है, ठीक है, और बाद में जाके वो जॉइन हो जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। सो जो ये गंगा है, यू नो, फर्स्ट इट फ्लोज टू साउथ, देन इट्स ईस्ट, ये यमुना, एंड फिर जाके उन लोग एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं। और उसी को डोब कहा गया है। डोब यानी द एरिया बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है, मतलब जो दो रिवर को मिलके जो एरिया बनता है ना, द लैंड बिटवीन टू रिवर्स को ही डोब कहा गया है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आगे जाके बहुत बार यूज़ होगा। सो रिमेंबर दिस टर्म। जो गंगा नदी के जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो गोमती, सारायू, घाघरा एंड गंडक, ठीक है। सो इन द ईस्ट ऑफ इंडिया में, इंडिया के जो ईस्ट की तरफ है, जो गंगा के प्लेन्स है ना, जहाँ पे गंगा नदी के पानी पहुँचता है, दो प्लेन्स आर नोन एज गंगा प्लेन्स, राइट। वो जाके मर्ज हो जाता है फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र रिवर भी हिमालयस के पीछे से ही राइज होता है। पहले वो तिब्बत को क्रॉस करता है, तिब्बत से होके वापस से वो इंडिया में आता है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट के प्लेन्स के थ्रू, ठीक है। बहुत ही बड़ा प्लेन माना जाता है, इट्स अ वेरी वास्ट एरिया, बट इट्स अ वेरी स्लो मूविंग रिवर, ठीक है। बहुत ही स्लो मूविंग रिवर है, जिसकी वजह से बहुत सारे आइलैंड्स फॉर्म हो जाते हैं। ये जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है, एंड इट गेव राइज टू अर्बन सेंटर्स, ठीक है। जो अर्बनाइजेशन है इंडो गैंगेटिक प्लेन की वजह से स्टैब्लिश्ड हो पाया है, ठीक है, क्योंकि शुरू से ही लोग ये रिवर बैंक्स को ही ढूंढते हैं और ढूंढ के उस एरिया में सेटल्ड होने का सोचते हैं, तो वो धीरे धीरे अर्बन बनता गया। देयर आर मेनी एविडेंसेस, जैसे कि द हड़प्पन कल्चर, वो भी इंडस वैली के अगल बगल ही सिचुएटेड हुआ, राइट। तो वैदिक कल्चर है वो भी वेस्टर्न गैंगेटिक प्लेन में ही प्रॉस्पर हुआ। बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, पाटलिपुत्रा, ये सब जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, ये सारे के सारे गैंगेटिक प्लेन्स में ही आते हैं, ठीक है। गैंगेटिक प्लेन में ही ये सारे इंपॉर्टेंट सिटी सिचुएटेड है। जो सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा, ये हम सब जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह रहा है फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड। और ये पाटलिपुत्रा कैपिटल भी रहा है मौर्यंस के लिए, संघास के लिए, गुप्तास के लिए और बहुत सारे किंगडम्स के लिए। पाटलिपुत्रा वॉज द हब, वॉज द सेंटर, ठीक है, कैपिटल रहा है। क्योंकि पाटलिपुत्रा जो सिटी है वो सन रिवर के बगल में ही सिचुएटेड है, और सन रिवर गंगा का बहुत ही बड़ा एक ट्रिब्यूटरी है। जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शुरू से रहा है, बिकॉज ऑफ देयर फर्टाइल लैंड, बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी अच्छी होती थी, फर्टाइल लैंड मिलता था, ईजिली एबिलिटी ऑफ वाटर मिलता था, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजन, ट्रेडिंग्स अच्छी होती थी, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी जो आता है ना गैंगेटिक प्लेन में, वो आता है हमारा वेस्टर्न साइड में, दैट इज़ दिल्ली, ठीक है। दिल्ली बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, मुगल टाइम से दिल्ली वॉज द हब, दिल्ली वॉज द कैपिटल। सो दिल्ली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। जितने भी बैटल्स लड़े गए, वो कुरुक्षेत्र हो, तारेन हो, पानीपत की बैटल्स हो, वो सारे दिल्ली के अगल बगल ही लड़े गए हैं। सो इट बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ऑल्सो ये जो प्लेन है ना, द गैंगेटिक प्लेन, द इंडो गैंगेटिक प्लेन, अपनी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी से हमेशा से वो फेमस रहा है, और इसकी वजह से बहुत सारे फॉरेन के इन्वेडर्स हो गए, जो अलेक्जेंडर हो गया, ये सब हमेशा से चाहते थे कि ये लैंड, ये एरिया उनके अंडर में आ जाए, ठीक है। इट बिकम अ वेरी अट्रैक्टिव प्लेस, बिकम देयर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मतलब इंडिया में अगर कंट्रोल करना है तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस जिसको उनको रूल करना ही होता था। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो था द गंगा यमुना डोब, ये हमेशा से इस एरिया को लेने के लिए हमेशा से स्ट्रगल सबकी रही है, सब लड़ते हैं इस एरिया को अपने अंडर में लाने के लिए। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन, दैट्स द इंपॉर्टेंट ऑफ गैंगेटिक प्लेन्स, बिकॉज एक ही रीज़न, बिकॉज ऑफ इट्स फर्टिलिटी, बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्टिविटी। ये रीजन इसीलिए भी इंपॉर्टेंट रहा है बिकॉज ऑफ देयर रिवर्स, ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम पे रोड्स नहीं होते थे एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल, राइट। तो क्या होता था, मोस्टली जो मैन और मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंचाना होता था, वो होता था बाय रिवर्स, राइट। और वो रिवर्स की वजह से ही उनका कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहता था। वो रिवर्स का जो इंपॉर्टेंस था, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द इंडस, ये सब जो रिवर्स का जो इंपॉर्टेंस था वो शुरुआत से था। उनका ट्रेडिंग होता था, उनका कम्युनिकेशन और भी बेटर होता था। कुछ चीज़ें अगर यहाँ से वहाँ पहुँचानी है तो ये रिवर्स के थ्रू से उन लोग पास करा सकते थे, राइट। सो दैट्स इट अबाउट द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। So the southern peninsula will be in the next part, okay, of geographical distribution and its characteristic. Hope so you like it. Thank you for watching this video. Take care, stay motivated and keep working hard plus smart. Bye.